सोमदत्त काका और विशाल प्रतापगढ़ से रुद्रपुर की ओर अपनी बैलगाड़ी पर जा रहे थे। विशाल अपनी नई नौकरी को लेकर उत्साहित था, लेकिन सोमदत्त काका के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया था और बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट जाएगा। काका, ये बैल तो मेरे से भी ज्यादा आलसी हैं। अगर इसी रफ्तार से चले तो हम अगले जन्म तक रुद्रपुर पहुंचेंगे। थोड़ा तेज हाँकिए ना। हंस ले विशाल, मगर ये बादल अच्छे संकेत नहीं दे रहे। ये जंगल का रास्ता रात के वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। पुराने लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर रात को मुसाफिरों का नहीं बल्कि सायों का पहरा होता है। ओहो काका, आप भी ना बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसी बातें करने लगे। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं, कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूं तो आपकी ये भूतिया बातें सुनकर मुझे डर कम और हंसी ज्यादा आती है। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और बैलगाड़ी के पहिए फंसने लगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। गौर से देखने पर एक पुरानी जर्जर इमारत दिखी। ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था आदर्श विद्यालय। जंगल के बीचों बीच स्कूल, ये तो वाकई अजीब है। आसपास न कोई गांव है न कोई बस्ती। विशाल, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। काका, आप तो बस शक ही करते रहते हैं। इतनी तेज बारिश में अगर हम बाहर रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। कम से कम छत तो है हमारे सिर पे। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर का माहौल एकदम शांत। एक पुराने कमरे में मास्टर जी बैठे थे और उनके सामने कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। मास्टर जी की आवाज बहुत ही ठंडी और सपाट थी। अंदर आ जाओ मेहमानों, बाहर का मौसम बहुत बेरहम है। ये स्कूल की दीवारें तुम्हें महफूज रखेंगी। वैसे भी जो एक बार यहाँ कदम रख देता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। विशाल ने राहत की सांस ली और बच्चों के साथ जाकर बैठ गया। वो हमेशा की तरह अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगा। अंकल, आपको इस डरावने जंगल और इस पुराने स्कूल में डर नहीं लगता? अरे बेटा, डर नाम की चीज तो मैं सुबह नाश्ते में खा जाता हूँ। बड़े बड़े पहलवान कांपते हैं मेरे नाम से। अगर भूत सामने आ भी जाए तो पहले मुझसे पूछेगा, भाई साहब बैठने की जगह मिलेगी क्या? मास्टर जी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हिम्मत अच्छी चीज है विशाल, पर असली परीक्षा तब होती है जब दिल की धड़कनें खुद तुम्हें धोखा देने लगे। कहते हैं बरसों पहले स्कूल की एक पूरी कक्षा अचानक गायब हो गई थी। उनकी चीखें आज भी हवाओं में तैरती हैं। रात धीरे धीरे बीत रही थी। विशाल तो गहरी नींद सो गया, लेकिन सोमदत्त काका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और बच्चों की पढ़ाई की आवाजें बिल्कुल मशीनी लग रही थीं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। दोनों ने मास्टर जी का शुक्रिया अदा किया और रुद्रपुर के लिए निकल पड़े। रुद्रपुर पहुंचकर वे एक चाय की टपरी पर रुके। कहाँ से आ रहे हो बाबूजी? बड़े थके हुए लग रहे हो। भाई, रात भर उस आदर्श विद्यालय में थे। मास्टर जी बड़े अजीब थे। उन्होंने चाय पानी तक नहीं पूछा। आदर्श विद्यालय? अरे भैया, वो स्कूल तो 20 साल पहले एक भयानक आग में जलकर राख हो गया था। उस मास्टर ने बच्चों को अंदर कैद कर दिया था और जब गांव वालों को पता चला तो गुस्से में उन्होंने पूरे स्कूल को आग लगा दी। मास्टर और बच्चे सब के सब उसी आग में जिंदा जल गए थे। हे भगवान, तुम लोग जिंदा कैसे बचाए? वो जगह शापित है। जो वहां एक रात गुजार लेता है उसकी आत्मा उन बच्चों के साथ जुड़ जाती है। तुम उनकी नजरों में चढ़ चुके हो। अब सिर्फ आज की रात है। अगर तुम बच गए तो ठीक, वरना। सरपंच ने उन्हें अपने पुराने और मजबूत घर में छुपा दिया। रात गहरी हुई। सन्नाटा इतना था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी अचानक कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगी। अंकल, विशाल अंकल, आप हमें छोड़ आए, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। विशाल ने देखा कि कमरे के कोने से वही बच्चे और मास्टर जी धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। उनकी खाल जली हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए अंगारे थे। विशाल और काका चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे,
लेकिन उन सायों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगली सुबह जब सरपंच ने कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर विशाल की टोपी और काका की लाठी पड़ी थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब भी प्रतापगढ़ के रास्ते में बारिश होती है, आदर्श विद्यालय की खिड़कियों से दो नए लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं।